हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रीगल क्लासेस। माय नेम इज़ फिरोज अली। जैसा कि हम लोगों ने इसमें टारगेट रखा था कि ट्वेल्थ क्लास का जो सिलेबस हमें कंप्लीट करना है, तो उसी टारगेट पे हम काम कर रहे हैं। और अब तक हम लोग जो है काफ़ी सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। मनी वाले चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, बैंकिंग वाले चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और एडीएएस वाले चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं बल्कि मैं क्या कहूँ। और इसी तरह से सरकारी बजट का, और ये इस यूनिट का और इस बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है विदेशी विनिमय दर। इस पर आधारित एक वीडियो बन चुकी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ये कंप्लीट लिस्ट प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, वहां पर जाकर आप सारे चैप्टर्स देख सकते हैं आप। चलिए आज शुरू करते हैं विदेशी विनिमय दर। करेंसी का मूल्य ह्रास क्या है और करेंसी की मूल्य वृद्धि क्या है। यहाँ पर करेंसी मतलब घरेलू करेंसी की बात कर रहे हैं, नहीं भारतीय रुपये की बात कर रहे हैं हम। पहले हम उदाहरण समझते हैं। एक डॉलर जो है 60 रुपए का मिला करता था पहले। कितने का? 60 रुपए का। और अब एक डॉलर 70 रुपए में मिल रहा है, यानी ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, मैं कम देने पड़ रहे हैं ज्यादा। तो इसी को कहा जाएगा करेंसी का मूल्यह्रास। यानी अर्थ अगर मैं बताऊं, जब भारतीय करेंसी का मान अन्य देशों की तुलना में घट जाता है तो इसी को कहा जाता है घरेलू करेंसी का मूल्य ह्रास। अब बात करते हैं यहाँ की मूल्य वृद्धि की। एक डॉलर था 60 रुपए का, अब हमें कितने देने पड़ रहे हैं? 50 रुपए। तो ज्यादा देने पड़ रहे हैं, कम देने पड़ रहे हैं? कम पैसे देने पड़ रहे हैं। पहले 60 रुपए देने पड़ते थे और अब 50 रुपए देने पड़ते हैं। तो यानी इससे हमारी पावर जो है, इससे हमारी करेंसी की जो पावर है वो क्या हो गई? बढ़ गई। इसी को कहा जाता है करेंसी की मूल्य वृद्धि। तो यानी जब भारतीय करेंसी का मान अन्य देशों की तुलना में बढ़ जाता है तो इसी को कहा जाता है करेंसी का मूल्य वृद्धि। इसका कारण क्या है भाई? किसी भी चीज की अगर मांग ज्यादा करोगे, कोई भी चीज अगर डॉलर की मांग ज्यादा कर रहे हैं आप, तो इससे हमारी करेंसी की मान है, जो वैल्यू है वो घट जाएगी। तो यानी विदेशी करेंसी की मांग में वृद्धि होने की वजह से या डॉलर की सप्लाई कम हो जाए तो हमारी करेंसी का मान क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक घट जाएगा। ओके। और इसका कारण क्या है? इसका जस्ट अपोजिट, मांग में कमी होगी। अगर मांग कम करेंगे डॉलर की तो हमारी करेंसी का मान बढ़ जाएगा, और पूर्ति अगर ज्यादा हो जाए तो भी हमारी करेंसी का मान बढ़ जाएगा। तो ये हमने अंतर की फॉर्म में पढ़ा, मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि। एक टॉपिक है यहाँ इससे मिलता जुलता, अवमूलन किसे कहते हैं। यहां पर भी करेंसी का मान घटता है, लेकिन यहां जो करेंसी का मान घट रहा है वो मांग और पूर्ति की वजह से नहीं घट रहा। ठीक। यहां जो मुद्रा का मान घट रहा है वो किसकी वजह से घट रहा है? सरकार की पॉलिसी की वजह से, सरकार की नीति की वजह से करेंसी का मान घटता है। तो इसी को कहा जाता है अवमूलन। तो अवमूलन अलग चीज है और मूल्यह्रास अलग चीज है। यहां पर जो मान घटा था वो किसकी वजह से? मांग और पूर्ति की वजह से। जबकि ये जो मान घट रहा है वो किसकी वजह से? सरकार की पॉलिसी की वजह से। ठीक है। होपफुली ये दोनों टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये जो वीडियो की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी है, अगर ये आपके फ्रेंड के लिए, आपके रिलेटिव के लिए यूजफुल हो तो शेयर करिए, और अच्छी लगती है तो लाइक करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विदेशी विनिमय के मांग के स्रोत, ये कारण बताइए। इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब मांग जो डॉलर है, रियाल है, पौंड है, या अलग अलग देशों की जो करेंसी है उसकी मांग क्यों की जाती है, उसके मांग के कारण क्या क्या है। पहला, अंतरराष्ट्रीय ऋणों को भुगतान करने के लिए। अमेरिका को हमें लोन लौटाना है, अमेरिका को हमने लोन लौटाना है, वापसी करनी है, उनकी लोन की वापसी करनी है। तो अब मैं अगर भारतीय रुपये लेके जाऊंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो डोमेस्टिक करंट वो करेंसी है केवल भारतीय रुपया। और जबकि हमें करना है अंतरराष्ट्रीय ऋणों का भुगतान, यानी यूएसए वालों को, यानी अमेरिका वालों को हमें लोन की वापसी करनी है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? डॉलर की जरूरत पड़ेगी, और डॉलर की मांग तब की जाएगी। तो यानी किसी कंट्री को अगर हमें उसका लोन वापसी करना है या ऋण वापसी करना है तो उस कंट्री की करेंसी की जरूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। और मैं आपको टॉपिक ये पढ़ा रहा हूँ, विदेशी विनिमय की मांग के कारण क्या है, या अलग अलग देशों की मांग, जो मुद्रा होती है, करेंसी होती है, उसकी मांग हम क्यों करते हैं। दूसरा, आयात। मुझे इंडिया में रहते हुए दूसरी कंट्री से सामान खरीदना है, उसको आयात कहा जाता है। अब जब मैं दूसरी कंट्री से सामान खरीदूंगा तो मुझे उस कंट्री की पेमेंट करनी पड़ेगी, उस प्रोडक्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जिस कंट्री का प्रोडक्ट मैंने खरीदा है तो मुझे उस करेंसी उसकी की करेंसी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरा रीजन, विदेशों में निवेश। मुझे अमेरिका में कंपनी खोलनी है, अमेरिका में कंपनी खोलनी है, रीगल
लिमिटेड। अब मैं यहाँ से अगर अमेरिका में कंपनी खोलना चाहता हूँ तो क्या मुझे डॉलर की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? अगर मैं भारतीय रुपये लेके जाऊंगा तो मुझे क्या कराना पड़ेगा, उसको चेंज कराना पड़ेगा, तभी मैं उस अमेरिका में जाके कंपनी सेटअप कर सकता हूँ। तो ये नहीं, मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि विदेशी विनिमय की, विनिमय का मतलब यहाँ पर मुद्रा से है, करेंसी से है, अलग अलग देशों की करेंसी की मांग क्यों की जाती है, तो उसके मांग के कारण बता रहा हूँ। अगर किसी कंट्री में आप निवेश करना चाहते हैं तो भी आपको क्या जरूरत पड़ती है, करेंसी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, विदेशों से प्रत्यक्ष क्रय। प्रत्यक्ष क्रय मतलब क्या होता है? आप लोग घूमने गए हुए थे अमेरिका में, अब अमेरिका के बाजार में आपने आईफोन देखा, क्या देखा? आईफोन देखा। अब जब आईफोन देखा तो आपने कहा कि भाई आईफोन खरीदना चाहिए, तो आपने आईफोन खरीद लिया, आईफोन खरीद लिया, तो आपको पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप डॉलर की मांग करेंगे। क्या करेंगे? डॉलर की मांग करेंगे। तो सर ये वाले पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट में क्या फर्क है? यहाँ पर इंडिया में रहते हुए हम सामान खरीद रहे हैं, आयात कहेंगे इसको। यहाँ पर हम डायरेक्टली वहां पर जाकर खुद से सामान खरीद रहे हैं। तो ये चाहे ये वाला पॉइंट हो चाहे ये वाला पॉइंट हो, दोनों ही देशों, दोनों ही केसों के अंदर हमें दूसरे देश की करेंसी की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, विदेशियों को आय का भुगतान। हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा था कहीं से दूसरी कंट्री से, अब हमें क्या करना है, उसको पेमेंट कर, उससे हमने प्रोडक्ट खरीदा था, उसको इंस्टॉल्ड कराना है हमें, या ऐसा मान लेते हैं डेस्कटॉप मान लेते हैं कि हमने अमेरिका से डेस्कटॉप खरीदा एक। अब वो इंडिया के जो इंजीनियर हैं उनसे समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने उनको कॉल करी कि भाई आप इसको डेस्कटॉप को इंस्टॉल कर दीजिए। ठीक, वो आए और इसको इंस्टॉल करके चले गए, या एसी मान लेते हैं, एसी इंस्टॉल करके चले गए। अब वो जी आएंगे और यहाँ से वो उसको इंस्टॉल करके जाएंगे, तो क्या कुछ पैसे नहीं लेंगे? वो ऑफ कोर्स पैसे लेंगे। तो यानी अगर मुझे उनको पेमेंट करनी है तो मुझे जिस कंट्री से वो इंजीनियर मैंने बुलाया है, तो उस कंट्री की जरूरत, करेंसी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरा, दान अनुदान। हम किसी कंट्री को डोनेट करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, अनुदान करना चाहते हैं, तो जिस कंट्री को आपको दान करना चाहते हैं या अनुदान करना चाहते हैं, तो उस कंट्री की करेंसी की जरूरत पड़ेगी आपको। नेक्स्ट, सट्टा व्यापार। इसको समझते हैं थोड़ा सा। सट्टा व्यापार में क्या होता है? सट्टा व्यापार को समझेंगे थोड़ा सा। सट्टे व्यापार में क्या होता है, जैसे आपने करेंसी, करंट जो विदेशी करेंसी है उसकी जरूरत नहीं होती, तब भी आप उसको खरीद के रख लेते हैं। अब वो कब बेचेंगे आप उसको? जब वो महंगा हो जाएगा मार्केट में। जब आपने डॉलर खरीद के रख लिया, ठीक है, जरूरत नहीं थी आपको, आपने डॉलर खरीद के रख लिया, अब मार्केट में उसकी शॉर्टेज पड़ेगी, तो वो महंगा होगा या सस्ता होगा? महंगा होगा। तो यानी अब आप उसको बेच देंगे, इसी को कहा जाएगा सट्टा व्यापार। यानी अगर आप अलग दूसरी देश की करेंसी को खरीद के रखोगे और उसकी शॉर्टेज पड़ जाएगी, वो महंगी हो जाएगी, उसको तब बेच देंगे आप, तो इसको कहा जाएगा सट्टा व्यापार करना। तो ये सट्टे व्यापार करने के लिए भी आपको क्या पड़ेगी? विदेशी विनिमय की या विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये मैंने आपको बताया था, विदेशी विनिमय के मांग के कारण या स्रोत बताए थे मैंने आपको। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? इस टॉपिक को थोड़ा समझते हैं बाद में, पहले इस टॉपिक को समझते हैं। अभी तो बताया विदेशी विनिमय की पूर्ति के स्रोत के कारण, यानी भारत में डॉलर, रियाल, पौंड, अलग अलग देशों करेंसी जो होती है वो कहाँ कहाँ से आता है, क्या क्या जरिए हैं, यानी पूर्ति के स्रोत के कारण। पहला कारण क्या है? ऋण लेना। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं बता दूं आपको, ये पॉइंट जो है इसके अपोजिट है। यानी ये पॉइंट अगर मैं मांग समझ में आ गया तो पूर्ति समझ में आ जाएगा, और पूर्ति समझ में आ गया तो मांग समझ में आ गया। यहाँ हमें पता है कि अलग अलग देशों की करेंसी की मांग क्यों की जाती है, और ये वो वाले पॉइंट है कि यानी अलग अलग देशों की करेंसी की मांग, जो पैसा है डॉलर, पौंड वगैरह, वो कैसे कैसे भारत में आता है। बड़ा ऋण लेना, जब मैं अमेरिका से मैंने 500 करोड़ का लोन लिया, उधार लिया, अब तो भारत में पैसा आएगा ही जाएगा, ऑफ कोर्स आएगा। अब एक बच्चे के जहन में आ सकता है कि सर ऐसा कैसे, हम तो भारतीय रुपये में लेंगे। भाई भारतीय रुपया जो है केवल डोमेस्टिक इंडियन मार्केट के अंदर चलेगा, यानी इंडियन मार्केट के अंदर चलेगा केवल केवल। वहीं अगर मैं डॉलर को अगर मैं लूंगा किसी कंट्री से, डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, वो भारत में भी चलेगा, अमेरिका में चलेगा, या किसी कंट्री, ज्यादातर कंट्री में चलेगा वो। तो यानी अब कौन सा लेना, क्या चीज उधार लेना पसंद करेंगे आप, डॉलर की फॉर्म में या रुपये के फॉर्म में? ऑफ कोर्स डॉलर की फॉर्म में। ठीक, तो पहला कारण था ऋण लेना। ऋण अगर लेंगे तो भारत में पैसा आएगा। आयात करते हैं तो पेमेंट करनी पड़ती है हमें किसी कंट्री को, जब निर्यात करते हैं तो पेमेंट हमारे पास आती है, पैसा हमारे पास आएगा। ठीक है, विदेशों में निवेश, यानी हमने जाके निवेश करा था, अब यहाँ विदेशियों द्वारा निवेश, फॉरेनर आ रहे हैं, अलग अलग एम आई हो गया, वीवो हो गया, या फिर रियलमी हो गया, ये फॉरेनर ब्रांड है। अब ये इंडिया में आके जब पैसा निवेश करेंगे तो भारत में पैसा आएगा ही जाएगा? ऑफ कोर्स आएगा। विदेशी द्वारा प्रत्यक्ष करें,
आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद साइड में, वहां पर अंग्रेज आते हैं और वो डायरेक्ट सामान खरीदते हैं, वो डॉलर में पेमेंट करते हैं। तो जब वो डॉलर में सामान खरीद रहे होंगे, कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं भारत का, तो भारत में पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। ठीक है। विदेशों से आय प्राप्ति, हमारा इंजीनियर गया दूसरी कंट्री के अंदर, हमारा इंजीनियर गया कहाँ पर? दूसरी कंट्री के अंदर। अब जब इंजीनियर वहां से पैसा लेकर आएगा, तो पैसा कमा के लेकर आएगा, तो भारत में पैसा आएगा। और मैंने आपको क्या बताने कि भारत में जो विदेशी करेंसी है, डॉलर, रियाल, पाउंड वगैरह वगैरह, अलग अलग देशी करेंसी को पैसा कैसे कैसे भारत में एंटर करेगा, प्रवेश करेगा। दूसरा पॉइंट, दान व अनुदान। दान व अनुदान, भाई जब हम किसी कंट्री को दान अनुदान कर सकते हैं, तो दूसरी कंट्री वाले भी हमें क्या कर सकते हैं? दान अनुदान कर सकते हैं, उससे पैसा हमारे पास आएगा। तो यानी ये वो सारे रीजन थे जिसकी वजह से भारत में पैसा आएगा, और पैसे मतलब डॉलर की फॉर्म में, रियाल की फॉर्म में, या दूसरी देशों की करेंसी की फॉर्म में। ये थे मांग के स्रोत के कारण, और ये है पूर्ति के स्रोत या कारण। जी, अब पढ़ते हैं इसको, प्रबंधित ऋणशीलता क्या होता है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो डिमांड और सप्लाई के द्वारा होता है प्रेजेंट डेट में, और ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है कि विनिमय दर का निर्धारण डिमांड और सप्लाई द्वारा होता है डिसाइड। इसमें जनरली केंद्रीय बैंक कोई इंटरफेयर नहीं करता, कहता भाई अपना आप डिसाइड कर लो, हमें कोई लेने देना नहीं है। लेकिन एक लिमिट के बाद, एक सीमा के बाद, ये भी मार्केट में इंटरफेयर करने लगता है। जब लगता है भारतीय करेंसी का मान बढ़ते ही, मतलब जो घटते ही जा रहा है, हमारी करेंसी का मान जो है वो घटते ही जा रहा है, तो इंटरफेयर करने लगता है। तो इस सिस्टम को कहा जाता है प्रबंधित ऋणशीलता। यानी प्रबंधित ऋणशीलता एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें विनिमय दर का निर्धारण तो कौन करता है? बाजार ही करता है, लेकिन कभी कभी इंटरफेयर करने के लिए कौन आ जाता है? केंद्रीय बैंक आ जाता है। हस्तक्षेप करने के लिए कौन आता है? केंद्रीय बैंक आ जाता है। इसी को कहा जाता है प्रबंधित ऋणशीलता। इसे एक नाम से और जाना जाता है, इसको गंधित ऋणशीलता भी कहते हैं, क्योंकि एक तरह से टांग अड़ाने वाली बात है कि इंडियन मार्केट के अंदर ये जो मार्केट है उसके अंदर टांग अड़ा रहा है कौन? सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। ठीक। अब बात करते हैं विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है। विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार होता है जिसमें अलग अलग देशों की करेंसी को बेचा और खरीदा जाता है, उस बाजार को कहा जाता है विदेशी विनिमय बाजार। ठीक है। इस बाजार के कार्य क्या क्या है? हस्तांतरण का कार्य, साख का कार्य, और जोखिम का कार्य, जोखिम से बचाओ। पहले बात करते हैं हस्तांतरण कार्य की बात करते हैं। आपके पास भारतीय रुपया है, आप अमेरिका से कुछ सामान खरीदना चाहते हो, अब क्या करें? पैसा तो है लेकिन क्रय शक्ति नहीं है आपके पास, परचेजिंग पावर नहीं है। तो ये परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति को ट्रांसफर कर देगा आपके पास, आपसे रुपया ले लेगा और आपको क्या दे देगा? डॉलर दे देगा। इसको कहा जाता है हस्तांतरण का कार्य। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पैसा ही नहीं है, वो कुछ सामान खरीदना चाहता है, कुछ सेवा खरीदना चाहता है, तो उसको उधार देने का काम कर सकता है विदेशी विनिमय बाजार। और लास्ट, जोखिम से बचाव। जोखिम से बचाव का मतलब क्या है? ए और बी दो पार्टीज हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ आज की डेट में। आज डेट है 21 मार्च 2021। अब 21 मार्च 2021 को एग्रीमेंट हुआ ए और बी के बीच में। ए ने कहा जी माल सप्लाई कर देना हमें 1 महीने बाद, बी से कहा, बी सप्लायर है। अब जब 1 महीने बाद, अभी आज डॉलर का रेट है 60 रुपए, 1 महीने बाद डॉलर का रेट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, तो भाई एक पार्टी को नुकसान होगा, दूसरी को फायदा होगा, ऐसे ही होता है। तो ये क्या करेगा? विदेशी विनिमय बाजार कहेगा भाई ऐसा है, जिस रेट के हिसाब से आपने एग्रीमेंट करा है उसके हिसाब से आप एक्चुअल ट्रांजेक्शन करेंगे। यानी 1 महीने बाद जब माल सप्लाई होगा तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या रहेगा उस दिन? $1 60 रुपए का माना जाएगा। तो ऐसा करने से ना किसी को फायदा होगा ना किसी को नुकसान होगा। इस ऐसे रिस्क से बचाता है विदेशी विनिमय बाजार। इस बाजार को काम के कार्य करने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके से काम करता है। एक तो ऑन द स्पॉट, जितने भी लेन देन होंगे आज की डेट में होंगे, हाजिर बाजार कहा जाता है। यानी जब लेन देन वर्तमान की तारीख पर आज ऑन द स्पॉट होंगे, उन बाजार अगर होंगे तो उसको कहा जाएगा हाजिर बाजार। ठीक। एक होता है आज ना होके फ्यूचर में होगा लेन देन, आज सिर्फ एग्रीमेंट वगैरह होगा, जैसे यहाँ पर हुआ था ना अभी एग्रीमेंट, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। आज एग्रीमेंट एक्चुअल लेन देन ना होकर भविष्य में लेन देन होंगे, तो इसको कहा जाएगा वायदा बाजार। यानी स्पॉट मार्केट ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन होगी, और यहाँ पर फॉरवर्ड मार्केट आज ना होकर फ्यूचर में होगा। होपफुली ये जो आप लोगों को
में टॉपिक समझाए आपको मैंने, ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।